A very good morning to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज है संडे और टाइम है हमारे वीकली करंट अफेयर्स का। सो पिछले पूरे हफ्ते जो भी हमने डेली करंट अफेयर में पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनसे रिलेटेड फिर हम जो भी मेन पॉइंटर्स हैं न्यूज़ के वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट डेज का कंपाइलेशन एक साथ डाला है, अपॉइंटमेंट्स का, ओबिचुरी का एक साथ डाला है, तो एक ही जगह आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ स्ट्रैटेजी के भी हम लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले लेंगे हम इंपॉर्टेंट डेज। तो क्विक रिकैप करते हैं इंपॉर्टेंट डेज का। यहाँ पे हमने डेट, डे और सिर्फ थीम, ये तीन एलिमेंट्स लिए हुए हैं। सो 6 अक्टूबर वॉज वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे। सेरेब्रल पैल्सी एक मेंटल कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, एंड दैट इज सेरेब्रल पैल्सी। थीम क्या थी? यूनिकली सीपी। तो आपके जो मोटर फंक्शंस होते हैं, न्यूरल फंक्शंस होते हैं, यानी बॉडी का मूवमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। 7 अक्टूबर को दो इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किए गए। एक रहा वर्ल्ड कॉटन डे, जिसके आगे स्टार लगा रही हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। थीम रही कॉटन फॉर गुड, अच्छे काम के लिए कॉटन का इस्तेमाल किया जाए। फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे, और इस बार ये पड़ा है 7 अक्टूबर को। थीम रही एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। तो हैबिटेट डे है और कहाँ के हैबिटेट के ऊपर थीम का एम्फेसिस रखा गया है? अर्बन हैबिटेट के ऊपर, और उसमें भी यूथ को एंगेज किया जाए। ये आपके कीवर्ड्स हैं, छोटे छोटे कीवर्ड्स पकड़ते चलेंगे तो थीम याद रखना ईजी हो जाता है। देन कमिंग ओवर टू 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्टल डे, और उसी के अगले दिन आपको नेशनल पोस्ट डे देखने को मिलता है। सो 9 एंड 10 अक्टूबर पोस्टल डे हैं, पहले वर्ल्ड पोस्टल डे और फिर नेशनल पोस्ट डे। वर्ल्ड पोस्टल डे की थीम क्या रही? 150 years of enabling and empowering peoples across nation. So 150 years ये आपकी थीम हो, इसका कीवर्ड हो सकता है 150 साल। देन नेशनल पोस्ट डे की बात करें, इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही कनेक्टिंग इंडिया, द रोल ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन बिल्डिंग अ नेशन। तो पोस्टल सर्विसेज क्या रोल प्ले करती हैं हमारे नेशन को बिल्ड करने में, ये इस बार की थीम रही है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेज हम डेली सीएम में डिटेल में पढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड सारी बातें कवर करते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, कब से शुरू हुए। यहाँ हम सिर्फ क्विक रिविजन करते हैं, इसलिए डेट, डे और थीम लेते हुए चलते हैं, जो यूजली वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। स्टेट पीएससी, यूपीएससी में या सीडीएस लेवल के एग्जामिनेशन में फर्दर डिटेल्स पूछी जाती हैं, जो हम डेली सीएम में कवर करते हुए चलते हैं। फर्दर देखेंगे 10 अक्टूबर को ही दो और इंपॉर्टेंट डे हमने देखे। एक आता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। थीम रही इट इज टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस में मेंटल हेल्थ, ये आपका कीवर्ड है। देन सेकेंड थर्सडे जो होता है अक्टूबर का, जो इस बार 10 अक्टूबर को पड़ा, उस दिन वर्ल्ड साइट डे, जो हम देखते हैं, हमारी नज़रें, उनसे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट डे है। चिल्ड्रन लव योर आईज, अपनी आंखों का ध्यान रखें। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व किया गया। थीम रही गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। एंड 12 अक्टूबर को, नॉट जस्ट 12 अक्टूबर, रादर साल में 2 बार, और वो भी डे स्पेसिफिक है, सेकेंड सैटरडे। तो सेकेंड सैटरडे अक्टूबर का, जो इस बार 12 अक्टूबर को रहा, और सेकेंड सैटरडे मई का, इन दोनों दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। जो प्रवासी पक्षी होते हैं, ठंडे इलाकों से सर्दियों में थोड़े गर्म जगह पहुंच जाते हैं, जब स्प्रिंग आती है तो वापस अपने ठंडे इलाकों में लौट जाते हैं, राइट। तो ये साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ मई, राइट। ये समझ में आ गया। और इस बार की थीम क्या थी? प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट बर्ड्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज रहे इस पूरे हफ्ते में। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। इनमें से कुछ अपॉइंटमेंट्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने बाद में उनके ऊपर क्वेश्चन भी ले लिया है। मेजॉरिटी आप यहाँ कवर कर लोगे, जिनके बारे में और डिटेल में हमें पढ़ना है उनको हमने बाद में भी कवर कर लिया है, अगर नीडेड हुआ तो। ठीक है, चलिए। सो अपॉइंटमेंट फटाफट देखेंगे। चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट किसे बनाया गया है? हाल ही में रतन टाटा जी का हो गया है निधन, और उनकी जगह चेयरमैन टाटा ट्रस्ट के कौन बने हैं? नोएल टाटा, जो इनके हाफ ब्रदर हैं। जो रतन टाटा जी के फादर थे, नवल टाटा, उनकी 2 शादियां हुई थी। पहली जो मैरिज थी उनसे रतन टाटा और उनके एक और ब्रदर थे। फिर डिवोर्स के बाद जब सेकेंड मैरिज की है नवल टाटा जी ने, तो नोएल टाटा का जन्म हुआ। सो ही वॉज द हाफ ब्रदर ऑफ रतन टाटा। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वाइस चीफ अपॉइंट हो चुके हैं एयर स्टाफ के एयर मार्शल SP धारकर जी।
देन इंडिया के अगले एम्बेसडर जर्मनी के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? अजित विनायक गुप्ते। तो कितने भी जर्म्स हों, जर्म्स मेनी जर्म्स, लेकिन वो अजित रहने, आप उनसे अजीत रहने चाहिए हो, या अजीत, वो आपसे जीतने नहीं चाहिए ठीक है, वो अजीत रहने चाहिए। कैसे बोलेंगे? जिसको जो सबसे जीत जाए, इसी तरह से बोलेंगे ना, ऐसे ऐसे हिंट पकड़िएगा, अजित। सो जर्मनी कितने भी जर्म्स हो पर वो जीतने नहीं चाहिए, तो अजीत का एसोसिएशन बना लीजिएगा, अजीत विनायक गुप्ते जी। इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस। सो फ्रांस के अगले भारतीय एम्बेसडर संजीव कुमार सिंगला। लकड़ी की फांस होती है ना, वो बहुत सारी एक साथ नहीं चुभ सकती, एक सिंगल फांस होती है जो आपको चुभ जाती है और परेशान करती है, तो सिंगला, सिंगल फांस। तो ये आपका छोटा सा हिंट हो सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेस्ले इंडिया मनीष तिवारी जी को अपॉइंट किया गया है। एंटी करप्शन यूनिट के चीफ किसमें? बीसीसीआई में एंटी करप्शन यूनिट के चीफ आईपीएस शरद कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। एंड फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ लंदन यूथ काउंसिल आदिश आर वली। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे इस पूरे हफ्ते में। नाउ कमिंग ओवर टू ओबिचुअरीज, ऐसे प्रोमिनेंट लोग जिनका निधन हो गया हो, उनमें से सबसे पहला नाम आएगा रतन टाटा जी का। द एंटायर कंट्री इज मोर्निंग हिज डेथ। सो ये चेयरमैन एमिरेटस थे टाटा सन्स के। चेयरमैन एमिरेटस यानी कि ये एक ऐसी पोजीशन थी, एक तरह से ऑनरेबल पोजीशन है कि साल जब तक भी आप जीवित रहेंगे आप चेयरमैन की पोजीशन पे रहेंगे। आप ऑपरेशनल डे टू डे वर्किंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट यू विल बी चेयरमैन एमिरेटस। ओके, सो इनके बारे में अभी और डिटेल में हम बाद में क्वेश्चन लेंगे। देन इंडियाज फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले और पद्म भूषण से 1998 में सम्मानित होने वाले पी वेणुगोपाल जी, जो कि एम्स को भी हेड कर चुके हैं, उनका भी निधन हो गया। तो ये सारे टेब्यूलर फॉर्मेट्स थे जो आपको फटाफट रिवीजन में हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट्स एंड ओबिचुअरी सेक्शन। अब हम क्या करेंगे जी? अब हम लेंगे एक एक करके क्वेश्चन और उसी के साथ साथ इनसे रिलेटेड फिर न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि आपने पूरे हफ्ते अगर पढ़ाई की है तो क्या आप आंसर कर पा रहे हो, नंबर 1। अगर आपने डेली से नहीं अटेंड किया, नंबर 2, तो आप यहाँ से जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनका कंपाइलेशन रेडी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। सो पहला क्वेश्चन आ रहा है, इन विच स्टेट इज द बंजारा विरासत म्यूजियम लोकेटेड? हाल ही में पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया बंजारा विरासत म्यूजियम। आपसे पूछा जा रहा है लोकेटेड कहाँ है, कहाँ स्थित है? सो आंसर क्या होगा? वाशिम। वाशिम इन महाराष्ट्र। तो वाशिम महाराष्ट्र में बंजारा विरासत म्यूजियम है, उसको इनॉग्रेट किया गया बाय पीएम मोदी। और उन्होंने साथ ही साथ होमेज पे किया या श्रद्धांजलि दी संत सेवालाल और संत रामराव महाराज को। ये दोनों कौन हैं? बंजारा समुदाय के ये स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। संत हैं, नाम से समझ में आ रहा है, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। ओके, सो महाराष्ट्र के वाशिम के पोहार देवी के अंदर ये बंजारा विरासत म्यूजियम खोला गया है। बंजारा वर्ड जो है ना, उसमें जो बन या वन या वनज, बंजारा वर्ड जो है ना, देखो बन और जारा, तो बन से मिलता जुलता वन, और वनज, वनज मतलब होता है ट्रेड। तो ट्रेड करने के लिए जो यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं, दैट इज दे आर ऑन द मूव, जिप्सीज हैं, इनको बंजारा कहा जाता है। और इनके थोड़े कल्चर के बारे में देखते हैं। इनके ट्रेडिशनल डांसेस कौन से हैं? फायर डांस, चरी डांस, ये गोड़बोली बोलते हैं जिसे लामड़ी भाषा भी कहा जाता है। और इस भाषा की कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है, बोलने में डिफरेंट है लेकिन लिखने में ये देवनागरी या जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं ये लोग जा करके जहाँ रहते हैं वहीं की रिटन स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। ये ओरिजिनली जो बंजारा कम्युनिटी है, समुदाय है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? राजस्थान से। लेकिन ओवर द टाइम, क्योंकि देखो ये ट्रेड के लिए ट्रैवल करते थे तो जाकर के दूसरे स्टेट्स में भी बसे हैं ये, जैसे कि अलग अलग स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटका के अंदर, राजस्थान में तो है ही, आंध्रा के अंदर इनको लाम्बाड़ा या लामड़ी कहा जाता है, लंबानी कर्नाटका में, ग्वार या गवरिया राजस्थान के अंदर कहा जाता है। ठीक है, सो इन्हीं के कल्चर को दिखाने के लिए, बताने के लिए ये पूरा म्यूजियम है जो कि सेटअप किया गया है। नाम क्या है? बंजारा विरासत म्यूजियम, वाशिम, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे। Who are the recipients of Midori Prize for Biodiversity 2024? मिडोरी प्राइज जो कि बायोडाइवर्सिटी में संरक्षण के लिए या अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज माना जाता है, वो इस साल किसके लिए अनाउंस किया गया है? सो आंसर क्या होगा? वेरा वोरोनोवा एंड याजाबेल ऑगस्टीना कैल्डेरॉन कार्लोस। आप याद रखेंगे, वेरा
येसाबेल, वेरा येसाबेल। तो वेर कहाँ है, कहाँ है, वेर बेल, डोरी, डोरी में बंधी हुई है। सो मिडोरी प्राइज वेरा और येजाबेल को इस बार दिया जाएगा। ये हैं दोनों फीमेल्स, और वेरा जो है वो कजाकिस्तान से है, येजाबेल पेरू से है, और दोनों ने ही कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए मिडोरी प्राइज बायोडाइवर्सिटी का दिया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, आंसर करेंगे। Consider the following statements regarding 2024 चाइना ओपन सिंगल्स टाइटल। 2024 के चाइना ओपन सिंगल्स टाइटल, टेनिस से रिलेटेड ये टूर्नामेंट होते हैं। आपको उनसे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको करेक्ट बतानी है। ध्यान दीजिएगा, डेली सीए वाले सेम ऑप्शंस या क्वेश्चंस नहीं हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, तो आंख बंद करके सेम ऑप्शन मार्क करने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? कोको गॉफ वन फीमेल सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग कैरोलाइना मुशोवा। क्या कोको गॉफ जीती हैं, कैरोलाइना हारी हैं? इसमें बिल्कुल सही है। जैनिक सिना वन मेल सिंगल्स टाइटल एंड डिफीटेड कार्लोस अल्कराज। सोच के जवाब दो, क्या जैनिक सिना जीते चाइना ओपन? नहीं, जैनिक सिना हारे थे, कार्लोस अल्कराज जीते थे। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है जी। सो देखिएगा, कार्लोस अल्कराज वॉज द विनर, जैनिक सिना रनर अप रहे, इधर कोको गॉफ जीती हैं और कैरोलाइना रनर अप रही हैं। और किसकी बात हम कर रहे हैं? चाइना ओपन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, जल्दी से आंसर करेंगे। लेट मी हैव अ ब्रेक फॉर अ सिप ऑफ वाटर। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज, मुंबई डिफीटेड विच टीम टू विन 15th ईरानी कप टाइटल। तो यहाँ से हमें एक न्यूज़ भी मिलती है और यहीं से हमको एक क्वेश्चन भी मिलता है कि मुंबई ने जीता है 15th ईरानी कप। ईरानी कप डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए होता है, ठीक है। कौन सी टीम जीती है? मुंबई। आपसे पूछा जा रहा है हराया किसको है, क्या आंसर होगा? रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया है। ओके, सो मुंबई ने 15th ईरानी कप टाइटल जीता है और बहुत लंबे टाइम के बाद जीता है, 27 ईयर्स के बाद में, है ना। 27 ईयर्स का वेट था, 97-98 के सीजन में इन्होंने लास्ट जीता था और रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया है। कहाँ खेला गया ये? एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के अंदर। चलिए आंसर करिए। विच बैंक साइंड MOU विद भाषिणी। भाषिणी एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। जो भी मैटर है उसे अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए है ये, AI बेस्ड। ओके, सो विच बैंक हैज साइंड MOU विद भाषिणी टू इनेबल वर्नैक्युलर लैंग्वेज सपोर्ट। वर्नैक्युलर यानी लोकल लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट लेने के लिए फॉर इट्स AI वर्चुअल असिस्टेंट फेडी। किस बैंक ने अपने AI वर्चुअल असिस्टेंट फेडी में स्थानीय भाषा समर्थन सक्षम करने के लिए भाषिणी के साथ MOU साइन किया है? सो कौन सा बैंक है भाई? फेडी किसका AI असिस्टेंट है? फेडरल बैंक का। नाम देखो मिलता जुलता है, सो फेडरल बैंक विल बी दी राइट आंसर। सो देखिए, फेडरल बैंक ने भाषिणी के साथ हाथ मिलाया है और फेडरल बैंक का एक चैटबॉट है, AI चैटबॉट फेडी नाम का। तो वो फेडी अलग अलग भाषाओं में सपोर्ट दे सके कस्टमर्स को, इसके लिए भाषिणी ऐप के साथ ये MOU साइन हुआ है और 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस में फेडी अब आंसर कर पाएगा, ठीक है जी। और ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व बैंक इनोवेशन हब लोकल लैंग्वेज इनिशिएटिव भी है, जो ये बोलते हैं कि जो हमारी बैंकिंग सर्विसेज अलग अलग भाषाओं में होनी चाहिए ताकि सभी लोग इंक्लूसिव जोड़ सकें ना, सभी को गांव में अलग अलग स्टेट्स के गांव के लोग भी जुड़ सकें चीज़ों से। तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में चीज़ों को आगे बढ़ाना है और इसी के तहत ये इनिशिएटिव भी लिया गया है। फेडरल बैंक कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? केरला के अंदर। इसकी शुरुआत 1931 में ट्रेवनकोर फेडरल बैंक के तौर पर हुई थी, 47 में इसका नाम बदला गया है। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? चले ओके। 6 क्वेश्चन आ रहा है, आंसर कीजिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। सो आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको ट्रू बतानी है। विच ऑफ देम इज ट्रू? विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफकुन वर जॉइंटली अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी इन 2024। अब यहाँ से लेके अगले जो 5 क्वेश्चंस आप देखोगे वो नोबेल प्राइज रिलेटेड है, ठीक है। नोबेल प्राइज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ से आपको एग्जाम अगले थोड़े टाइम में क्वेश्चन टकराने को मिल सकता है, इसलिए हमने सारे ही नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन बनाए, पर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है ताकि आपको पता चल सके क्वेश्चन पूछा किस तरह से जा सकता है, ठीक है। तो चलो, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? विक्टर एम्ब्रोज
और गैरी रुवकुन, क्या इन्होंने नोबेल प्राइज जीता फिजियोलॉजी के लिए 2024? बिल्कुल सही है जी। दे रिसीव द अवार्ड फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। क्या ये नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी या मेडिसिन, सेम ही चीज होती है, क्या इनको माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए दिया गया, जिससे इन्होंने ये भी पता लगाया कि भाई जीन रेगुलेशन कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शनल स्टेज के बाद? बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो ए विल बी द राइट आंसर। देखिए ये दो व्यक्ति हैं, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन, और इन दोनों को ही जॉइंटली ये प्राइज दिया गया है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, नोबेल प्राइज। माइक्रो आरएनए, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का भी एक कंपोनेंट होता है माइक्रो आरएनए, और वो कैसे जेनेटिक मटेरियल के अंदर हेल्प करता है, जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है, उसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आंसर। Who were the recipients of 2024 Nobel Prize in Physics? अब आपसे लोगों के नाम पूछे जा रहे हैं। 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसने जीता? सो जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन। हॉपहिन या हिनॉप, ओके। सो फिजिक्स के लिए हॉप और हिन ध्यान रखिएगा, इन दोनों व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया है, और दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। जॉइंट प्राइज नहीं है, दोनों एक ही चीज पे काम कर रहे थे, बट देन दे बिलोंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। सो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन को मिला है। एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के हैं। क्यों, किस चीज पे काम कर रहे थे? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, यानी कि जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर एआई बनाना, और इतने हद तक बन जाए कि वो उनके अंदर मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, यानी आपने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी है उससे वो हर तरह की अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकाल करके और सामने रख सके। तो मशीन स्मार्ट मशीन्स बन जाए, एक तरह से मशीन खुद से ही सीखती जाए, अपने अपने काम करते करते और एडवांस सीखती जाए, और डेटा को इस तरह से असेंबल करके आप तक पहुंचाए कि आप भी चौंक जाओ दैट हाउ इज इट इवन ह्यूमनली पॉसिबल, राइट। सो एक तरह से एआई का बहुत एडवांस रूप है मशीन लर्निंग का, जो इन्होंने डिस्कवर किया है। मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, वो कोड जो आपने उसको दिए भी नहीं थे वो उन पे भी काम कर पाएगी, इतना खुद को डेवलप कर लेगी, इसके ऊपर इन्होंने काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे। द नोबेल पीस प्राइज, नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं? पीस प्राइज, शांति पुरस्कार, वॉज अवॉर्डेड टू निहोन हिदानक्यो फॉर इट्स एफर्ट्स टूवर्ड्स। शांति का जो पुरस्कार है, नोबेल शांति के लिए जो दिया जाता है पुरस्कार, तो वो निहोन हिदानक्यो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान की, इसको दिया गया। लेकिन क्यों दिया गया? व्हाट वाज द रीजन? सो आंसर क्या होगा? क्या एनवायरमेंटल अवेयरनेस कुछ प्रमोट कर रहे हैं? नो। पॉवर्टी वगैरह हटाने के लिए काम किया? नहीं। अचीविंग अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये जो निहोन हिदानक्यो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है, ये जापान का है, और उन लोगों ने मिलकर बनाया है जो कि हिरोशिमा नागासाकी में जो एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उनके विक्टिम्स हैं। तो वो अपनी टेस्टिमनीज बताते हैं और उनके थ्रू जागरूकता लाते हैं कि सी एटॉमिक बॉम्ब जब या न्यूक्लियर बॉम्ब जब ड्रॉप होते हैं तो ये नतीजे निकलते हैं, दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉन थ्रू, ताकि फ्यूचर में वापस से ऐसा कुछ एपिसोड ना हो। और यही रीज़न है कि आज तक, मतलब वन ऑफ द रीजंस ये है कि आज तक उस एटॉमिक बॉम्ब के बाद अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज 2024 जापान की ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिदानक्यो, इनको दिया गया। ये एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स हिरोशिमा नागासाकी के, जिनको क्या कहा जाता है? हिबाकुशा, इन लोगों को हिबाकुशा कहा जाता है, और इन्हीं का एफर्ट्स है कि वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हो, और ये अपने विटनेस टेस्टिमनी से ये इंश्योर करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल ना हो। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवॉर्डिंग नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? ये जो नोबेल प्राइज हैं, टोटल कितने नोबेल प्राइज दिए जाते हैं? 6 दिए जाते हैं, और उनको 4 ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस हैं जो अवार्ड करती हैं, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड करती है? आंसर क्या होगा? सी, स्वीडिश अकेडमी करती है। देखिएगा, सो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला? ये मिला साउथ कोरिया की एक ऑथर है हान कांग। साउथ कोरिया की पहले पर्सन जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है हान कांग। और क्यों मिला?
इंटेंस पोइटिक प्रोज जो ये लिखती थी, किस चीज़ पे? हिस्टोरिकल ट्रॉमास और उससे ह्यूमन लाइफ कितनी फ्रेजाइल होती है, यानी हिस्ट्री में जो ट्रॉमास हुए हैं उससे आज इंसान की लाइफ कितनी फ्रेजाइल है, इन चीज़ों के अराउंड ये अपनी राइटिंग्स करती हैं, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया है। कौन सी और बॉडी ने दिया है? तो देखो लिटरेचर का कौन देती है? स्वीडिश अकेडमी देती है। इसी तरह से जो अलग अलग नोबेल प्राइज़ हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक साइंस, इनका कौन देते हैं? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। ये स्वीडिश अकेडमी है, ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस है। जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है वो नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है। एंड नॉर्वेन नोबेल कमेटी है जो पीस प्राइज़ देती है। ठीक है, तो यस आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपको मोटे मोटे क्या पता होना चाहिए? कौन सा नोबेल प्राइज़ है, किसको मिला है, किसने दिया है, क्यों दिया है, 4 पॉइंटर्स। ओके, चलो। सो नोबेल प्राइज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अभी केमिस्ट्री वाला रह गया। ओहो, आई एम सो सॉरी, आंसर लिखा हुआ रह गया इसमें, इग्नोर करो, कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर्स वर अवॉर्डेड या वॉज अवॉर्डेड 2024 Nobel Prize in Chemistry alongside Demis Hassabis for their work in protein structure prediction? तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 3 लोगों को दिया गया, एक हिस्सा एक व्यक्ति को और एक हिस्सा जॉइंटली 2 व्यक्तियों को दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डेमिस हैसाबिस के साथ एक और कौन से व्यक्ति थे जिनको प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है? तो हैसाबिस के साथ में जंपर, हम बड़े जंप कर रहे हैं, हम बड़े हंस रहे हैं, अरे वाह केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिल गया, बल्ले बल्ले, ठीक है, बड़े हंस रहे हैं, बड़े जंप कर रहे हैं। हंसना, जंप करना कि हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर लिया है, राइट, और इसलिए हमें नोबेल प्राइज़ भी मिल रहा है। सी विल बी द आंसर। नाउ सी हु आर दीज 3 पीपल? हैसाबिस हो गए, जंपर हो गए, उनके अलावा बेकर हैं, डेविड बेकर। डेविड बेकर की जो रिसर्च थी फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, यानी प्रोटीन की डिज़ाइन को कंप्यूट करना, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, और ये जो हैसाबिस और जंपर थे इनका भी रिसर्च इसी एरिया में था फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। और इन तीनों को ही 1 पार्ट नोबेल प्राइज़, मैक्सिमम 1 नोबेल प्राइज़ 3 लोग शेयर कर सकते हैं, तो 1/2 इनको दे दिया गया और उस 1/2 को इन दोनों ने ज्वाइन किया है, जॉइंटली दिया गया है। ठीक है, चलिए, नोबेल प्राइज़ रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम। देखो ये क्वेश्चन और आंसर करो। Alright, so what is the theme of Indian Air Force Day 2024? इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे कैसे नहीं डाला हमने? प्रॉब्ली इसलिए नहीं डाला बिकॉज यहाँ हमको डिस्कशन करना था, है ना। सो इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही? भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। तो ये 3 कीवर्ड्स हैं जिनके अराउंड हमारी थीम इस बार की रही। इंडियन एयरफोर्स डे 2024 8 अक्टूबर को आता है। इस बार 92nd इंडियन एयरफोर्स डे हमने ऑब्जर्व किया है। भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। ठीक है जी, यहाँ आ गया, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने आगे लिस्ट के अंदर नहीं डाला था। अच्छा, आप देखिए 8 अक्टूबर 1932 में ब्रिटिश एम्पायर ने हमारी रॉयल इंडियन एयरफोर्स के तौर पे एग्जिस्टेंस में हमको लेकर के आए थे, हमारी एयरफोर्स को। तो हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो रॉयल एयरफोर्स हुआ करती थी। रॉयल इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को एग्जिस्टेंस में आई थी। उसके बाद 1950 में हमने इसका जो रूप है वो इंडियन एयरफोर्स के तौर पे देखना शुरू किया। इस बार के जो सेलिब्रेशन थे ना 92nd एनिवर्सरी के, वो 6 अक्टूबर से ही चालू हो गए थे चेन्नई के अंदर, और करीब 21 सालों बाद 72 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स से उन्होंने बहुत अच्छा स्काई शो प्रेजेंट किया था। और सूर्य किरण एक्रोबैटिक्स टीम थी जो इसके पीछे थी। पूरे मरीना बीच पे बहुत सुंदर सा एयर शो दिया गया था। ठीक है, चलिए। विच रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज मोस्ट अफेक्टेड बाय हरिकेन मिल्टन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हेलेन हरिकेन आया था, उसके बाद मिल्टन हरिकेन आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो मिल्टन हरिकेन है यूनाइटेड स्टेट्स के कौन से हिस्से को सबसे ज़्यादा इसने इम्पैक्ट किया है? तो बताइए कौन सा हिस्सा हो सकता है? फ्लोरिडा, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, गल्फ ऑफ मैक्सिको से होती है इसकी शुरुआत। और ये देखिएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको से होता है और यहाँ पे
ये वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे इसने इम्पैक्ट किया एंड देन आगे मूव कर गया। ओके, सो हरिकेन मिल्टन हेलेन जो हरिकेन था उसी के नक्शे कदम पे चलता हुआ आगे गया और गल्फ ऑफ मैक्सिको से शुरू होकर के फ्लोरिडा में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट किया है और यूएस की वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आगे बढ़ गया। नाउ सी, पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या जो ये क्या कहेंगे हम इनको, तूफान आम भाषा में है ना, हमने देखे हैं। तो उनका फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सुपर टाइफून यागी, टाइफून वर्ड कहाँ यूज़ किया जाता है? टाइफून वर्ड किया जाता है चाइना सी के अराउंड, चाइना जापान वाले हिस्से के अंदर। तो वहाँ पे सुपर टाइफून यागी ने हिट किया था। वियतनाम, फिलीपींस और चाइना का हैनान आइलैंड है यहाँ पे। देन टाइफून बेबिनका, इसने भी शंघाई को और चाइना के ईस्टर्न कोस्ट को इम्पैक्ट किया था। देन टाइफून पुलासन, टाइफून पुलासन भी शंघाई और चाइना को इम्पैक्ट करता है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेलेन या फिर हरिकेन हेलेन, हरिकेन शब्द कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? अमेरिकाज के आसपास, ठीक है। तो अमेरिका के पास जो पैसिफिक ओशन वाला हिस्सा है वहाँ पे हम वर्ड हरिकेन यूज़ करते हैं और ये कैरेबियन सी में डेवलप हुआ, फ्लोरिडा में लैंडफॉल किया है, यानी कौन से तट पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया? फ्लोरिडा के अंदर, यूएस में। देन इसी के तर्ज के ऊपर यानी इसी की थीम के ऊपर हमने अभी देखा हरिकेन मिल्टन, राइट। देन ज़ॉम्बी हरिकेन जॉन, हरिकेन है यानी इसी एरिया में, ज़ॉम्बी क्यों कहा गया? ऐसा स्टॉर्म जो बढ़ रखा हो, एकदम से कम हो जाए या ऐसा लगे डाई आउट हो गया और फिर वापस से तेज हो जाए, उसको ज़ॉम्बी स्टॉर्म कहा जाता है। और ये मैक्सिको की साउथ वेस्टर्न कोस्ट को इम्पैक्ट किया। देन टाइफून क्रथॉन, टाइफून है तो वापस उधर ही चाइना सी के आसपास पहुंच जाइए, इस चाइना सी। सो फिलीपीन और ताइवान, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फिलीपीन और ताइवान को इम्पैक्ट किया। एंड स्टॉर्म बोरिस, ये अलग ही बोरिंग व्यक्ति, सारी हैपनिंग चीज़ें तो यहाँ अमेरिकाज और ईस्ट चाइना सी के आसपास हो रही हैं, ये बोरिंग कहाँ पहुँच गया बोरिस? यूरोप, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर इसने हिट किया है, ठीक है। ये क्विक रिविजन हो गया। सो ये स्टैटिक के एंगल से मैंने आपको बाकी रिसेंट स्टॉर्म्स बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, पढ़िए, आंसर करिए। Who will be conferred the किशोर कुमार सम्मान for the year 2023 by मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 के लिए किसको दिया जाएगा? राइट आंसर वुड बी राजकुमार हिरानी, जो डायरेक्टर हैं, पॉपुलर डायरेक्टर, मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स, PK, ये सब पिक्चरें बनाने वाले डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जी को मिलेगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला किशोर कुमार सम्मान 2023 का। और कब दिया जाएगा? 13 अक्टूबर को खांडवा, 13 अक्टूबर आज ही है ना, खांडवा के अंदर, क्योंकि किशोर कुमार जी का होम टाउन था ये, क्लियर। इसके अंदर 5 लाख रुपए का प्राइज मनी और बाकी प्लाग हो गया, शॉल उड़ा दी, श्रीफल या नारियल दे दिया, ऐसे दिया जाता है। चलो 14th क्वेश्चन, हु वन मोटो जीपीज जापानीज ग्रैंड प्री स्प्रिंट 2024, यानी जापानीज ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, किसने जीती है? क्या आंसर होगा? जापान के लोग ना इतने मेहनती होते हैं, बैग भी नहीं लेते, सारा सामान सिर पे रख के चल देते हैं, हाथ में उठा के चल देते हैं। सो जापान में बैग नहीं है। सो फ्रांसेस्को बैगनिया, फ्रांसेस्को बैगनिया, बैग नहीं है, किसके पास नहीं है? जापान के लोगों के पास नहीं है। हाँ चलो, हु वन शोंघे सिंगापुर ओपन टाइटल इन बिलियर्ड्स? बिलियर्ड्स में एक टूर्नामेंट रहा, शोंघे सिंगापुर ओपन टाइटल बिलियर्ड्स में किसने जीता होगा? पंकज आडवाणी जी का नाम आ जाए और वो जीते नहीं, हो सकता है ऐसा? नहीं, पंकज आडवाणी जी ने जीता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द करंट रेपो रेट मेंटेन्ड बाय RBI अकॉर्डिंग टू सितंबर 2024 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग? अभी सितंबर के अंदर MPC हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, 51st मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग थी। उसके अंदर क्या डिसाइड करके अनाउंस किया गया? रेपो रेट क्या रखी गई है? लगातार 10वीं बार 6.5% रखी गई है, ठीक है। सो D इज द आंसर। सो RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 6.5% रेपो रेट रखी है, अनचेंज रखी है। साथ ही साथ जो रिटेल इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हम जाएंगे दुकानों पे तो हमें जो महंगाई फील होती है, वो 4.5% 24-25 के लिए प्रोजेक्टेड है। GDP ग्रोथ रेट 7.2% प्रोजेक्टेड है 2024-25 के लिए, ठीक है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके अंदर 3 एक्सटर्नल मेंबर्स अभी अपॉइंट किए गए थे, पढ़ा था पहले भी, राम सौगात नागेश, राम सिंह सौगात भट्टाचार्य जी, नागेश कुमार। राम को सौगात मिली है नाग की,
शिव जी ने अपना नाग दे दिया, रख लो राम जी थोड़े दिन के लिए, परेशान हो गया मैं इसको गले में लटका लटका के। सो राम जी को सौगात यानी गिफ्ट मिला है नाग का। ये 3 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नए एक्सटर्नल मेंबर्स हैं। वेयर इज द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग डेवलप्ड? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ डेवलप किया जाना है? क्या आंसर होगा? गुजरात। गुजरात में भी लोथल गुजरात के अंदर। सो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि हम नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में डेवलप करेंगे। हमारी जो 4,500 साल पुरानी मैरीटाइम हेरिटेज है उसको सब तक पहुंचाइए, उसको दिखाइए, और जब ये बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स होगा ये। ठीक है, लोथल गुजरात में बनाया जाना है। What is the name of the mascot of Women Asian Champions Trophy 2024? Women Asian Champions Trophy हॉकी के लिए होने जा रही है बिहार के अंदर। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मैस्कॉट रिवील की गई हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है गुड़िया। ये एक स्पैरो है, गौरैया है, लेकिन इसका नाम क्या रखा गया है? गुड़िया नाम रखा गया है इस मैस्कॉट का। ओके, सो लोगो और मैस्कॉट विमेन एशिया चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी का अनवील किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने अनवील किया। ये जो चैंपियनशिप है राजगीर में होगी नवंबर 11 से लेकर के 20 तारीख तक। गुड़िया नाम रखा गया इस मैस्कॉट का, और एक ये स्पैरो है। क्यों? क्योंकि बिहार की स्टेट बर्ड है स्पैरो, गौरैया, और इसके अंदर 6 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं। जब अब ये होगी चैंपियनशिप तब हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चागोस आइलैंड। चागोस आइलैंड जो कि न्यूज़ में बना रहा और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, उससे रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट बतानी है। पहला स्टेटमेंट है चागोस आइलैंड्स आर लोकेटेड इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में है चागोस आइलैंड, सोचो। हाँ, इंडियन ओशन में चागोस आइलैंड। ठीक है, तो यस, यूके सेपरेटेड चागोस आइलैंड फ्रॉम मॉरिशस इन 1965। भाई मॉरिशस को आज़ादी दी यूके ने 1968 में, तो उससे 3 साल पहले 1965 में चागोस आइलैंड को अलग कर लिया क्या मॉरिशस से? हाँ जी, ये भी सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब देखिए चागोस आइलैंड की लोकेशन देखिए पहले। ये आपको इंडिया दिख रहा है, ये इंडियन ओशन है, ये मालदीव्स है, और यहाँ पे ये इधर मॉरिशस है। ठीक है, और इसी की टेरिटरी ये हुआ करते थे चागोस आइलैंड, जिसको 1800 के अंदर यूके ने अपनी टेरिटरी बना लिया था, बिकॉज यूके सभी जगह अपनी कॉलोनीज बना रहा था, यहाँ पे भी अपनी टेरिटरी बना लिया था। 1968 के अंदर मॉरिशस को इंडिपेंडेंट किया गया, लेकिन उससे 3 साल पहले चागोस आइलैंड जो है, ये चागोस आर्किपेलागो, इसको मॉरिशस से अलग कर दिया और यूके ने अपना यहाँ पे अधिकार जमा लिया। और यहाँ पे जो लोग रहते थे चागोस के अंदर, उन सबको एक्सपेल कर दिया। करीब 2000 लोग थे जिनको लेट 1960s अर्ली 1970 में इन आइलैंड से भेज दिया गया कि जाइए आप मॉरिशस में रह लीजिए, सेशल्स में रह लीजिए, यहाँ जाके रह लीजिए, खाली करिए जगह। और ये एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन मुद्दा बन गया, बिकॉज आप नेटिव्स को, लोकल्स को नहीं निकाल सकते अपने एरिया से, राइट। और फिर क्या किया, इसी चागोस आर्किपेलागो का एक सबसे बड़ा आइलैंड है डिएगो गार्सिया, यहाँ पे यूके ने अपना एयरबेस बना लिया, यानी कि अपना जो डिफेंस था उसका बेस बना लिया। फिर इन्होंने इसको यूएस को भी लीज पे दे दिया। तो अब ये जो न्यूज़ आई है वो देखिएगा, अभी तक समझ में आ गई कहानी। अब न्यूज़ आई है दैट यूके अग्रीज टू हैंड ओवर चागोस आइलैंड टू मॉरिशस। यूके ने अग्री किया है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बीच में आया और बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहे थे कि आपको ये एरिया वापस लौटाना चाहिए, ये आपका नहीं है, आपने तोड़ करके मॉरिशस से लिया है, राइट। और उसमें भी आपने ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन किया है, वहाँ के लोकल लोगों को हटा दिया है वहाँ से। तो यूके ने अग्री किया है कि ठीक है, मैं चागोस आइलैंड मॉरिशस को लौटा दूंगा, लेकिन ये जो डिएगो गार्सिया है जहाँ पे एयरबेस बना रखा है, वो अभी 99 ईयर्स तक लीज पे रहेगा यूके के पास, यूके यूएस का एयरबेस रहेगा, उसके बाद फिर ये मॉरिशस को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन आया है। यूके की लास्ट अफ्रीकन कॉलोनी थी ये चागोस आइलैंड, क्योंकि देखो मॉरिशस किसके अंडर में आता है, अफ्रीका के अंडर में। तो आईसीजे ने बोला कि भाई यूके ने अनलॉफुली सेपरेट किया है चागोस आर्किपेलागो को मॉरिशस से 1965 में, मॉरिशस को इंडिपेंडेंस देने के 3 साल पहले। ब्रिटेन चागोस आइलैंड को 1814 से कंट्रोल कर रहा था। 1960-70s में चागोसियंस को एक्सपेल कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको एयरबेस बनाना था। बाकी सारे एरियाज में इन्होंने कुछ नहीं किया, अनइनहेबिटेड हैं वो, कोई नहीं रहता वहाँ पे। लेकिन ये जो डिएगो गार्सिया है यहाँ पे एयरबेस बना रखा है
और यूएस को भी लीज पे दिया हुआ है, तो ये रह जाएगा यूके यूएस के एयरबेस के तौर पे, बाकी सब रिटर्न करना है। मिडवे पहुंच चुके हैं हम, 20th क्वेश्चन आ गया है। टोटल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको कवर करने हैं, तो चलिए 20th क्वेश्चन का आंसर कीजिए। विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विथ रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर दीपा कर्माकर जी, जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? कौन सा स्पोर्ट है? जिम्नास्टिक्स से एसोसिएटेड हैं। सो दीपा कर्माकर जी न्यूज़ में कब आई? 2016 जो रियो ओलंपिक्स थे ना, उसके अंदर। तो ओलंपिक्स में जाने वाली पहली हमारी जिम्नास्ट बनी, 4th पोजीशन लाई। मेडल तो नहीं ला पाई, लेकिन 4th पोजीशन वर्ल्ड 2016 रियो ओलंपिक्स में ये लेकर के आई, और लाइक आई टोल्ड यू पहली फीमेल जिम्नास्ट जो कि ओलंपिक्स में गई हों भारत की तरफ से। एशियन विमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 हुई, उसके अंदर गोल्ड लाई। उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पहली भारतीय वुमेन जो एक मेडल लाई हो, ब्रॉन्ज मेडल था ग्लासगो 24 कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो भी दीपा कर्माकर जी बनी। सो एक बहुत ही कामयाब जिम्नास्ट। आंसर कीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वॉर? हाल ही में एक किताब सुर्खियों में है, वॉर टाइटल है इसका, और इसी वीक अब रिलीज हो जाएगी। ये किताब किसने लिखी है? यूएस और रशिया की पॉलिटिकल एरिया से रिलेटेड है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बेसिकली है। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे, फिर वो जब हट गए तो उन्होंने कैसे व्लादिमीर पुतिन के साथ में बातचीतें की हैं, राइट। और अब जो बाइडेन वाला जो पूरा किस्सा है, तो इन सब की यूएस और रशिया के बीच में क्या पॉलिटिकल घुसर पुसर चल रही है, शायद उसके ऊपर ये किताब है। किसने लिखी है? बॉब वुडवर्ड ने लिखी है वॉर बुक, ये किताब है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड द मेजर एटमॉस्फेरिक शेरनकोव एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेस टेलीस्कोप, कौन सी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने, संगठन है जिसने मेजर एटमॉस्फेरिक शेरनकोव एक्सपेरिमेंट, ये एक टेलीस्कोप है, ऑब्जर्वेटरी है, इसको बनाया है। किसने बनाया है? आंसर क्या होगा? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये जो टेलीस्कोप है ना, ऑब्जर्वेटरी है, ये लद्दाख के हानले में सेटअप की गई है। ये क्या करेगा? ये जो शेरनकोव रेडिएशंस आते हैं ना स्पेस से, उनको ऑब्जर्व करने का काम करेगा। अब आप बोलोगे मैम शेरनकोव रेडिएशंस क्या होते हैं? सो शेरनकोव रेडिएशन कुछ ऐसे रेडिएशन हैं जो क्लियर मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है ना, भाई देखो, अगर वैक्यूम में लाइट की हम बात करें, लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। कोई भी चीज़ जो सबसे तेज़ हो तो हम बोलते हैं लाइट इज़ द फास्टेस्ट, पर ये हम वैक्यूम के बारे में बोलते हैं। लेकिन जब कोई क्लियर मीडियम हो, फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ क्लियर मीडियम, तो जब लाइट किसी भी रीज़न से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, लेकिन आसपास के जो चार्ज पार्टिकल हैं जैसे प्रोटॉन्स हैं, वो जब आगे निकल जाएं थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो ऐसे केस में एक ब्लू ग्लो निकलता है, और इसको हम बोलते हैं शेरनकोव रेडिएशन। इसकी स्टडी करेंगे जब स्पेस में इस तरह के रेडिएशंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो मेस ऑब्जर्वेटरी है यानी टेलीस्कोप है, ये इसकी स्टडी करेगा। और ये कहाँ सेटअप किया गया है? लद्दाख हानले में। दुनिया का सबसे हाई ऑल्टीट्यूड का इस तरह का ये टेलीस्कोप है, और एशिया का सबसे लार्जेस्ट है। क्लियर? चलो, और किसने इनॉग्रेट किया? डॉक्टर अजित कुमार मोहंती जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। Which country topped medal tally at ISSF Junior World Championship 2024 in Peru Lima? पेरू लीमा के अंदर हुई ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, और उसमें मेडल टैली में किसने टॉप किया है भाई? भारत ने किया है। इंडिया हैज टॉप्ड द मेडल टैली इन दिस। सो ये जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी ISSF की, राइफल, पिस्टल, शॉटगन तीनों इवेंट में थी। टोटल 24 मेडल हमने जीते, जिसमें से 13 गोल्ड थे, और हमने टॉप किया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। 70वां एडिशन नेशनल फिल्म अवार्ड का दिया गया, ठीक है। प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने अवार्ड प्रेजेंट किए। आपको 2 सेंटेंसेस या स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। बेस्ट एक्टर अवार्ड वॉज गिवन टू ऋषभ शेट्टी फॉर हिज कन्नड़ा फिल्म कांतारा। सो कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है क्या, नेशनल अवार्ड? यस। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड वेंट टू आईना डायरेक्टेड बाय सिद्धांत सरीन। यस, अगेन यस, दोनों ही ऑप्शन सही हैं।
सो प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए। कौन से साल के लिए दिए गए? ये 2022 के लिए दिए गए। 2022 में जो भी परफॉर्मेंसेज हुई ना, उनके अवार्ड 2024 में दिए गए हैं। कोविड आ गया था ना बीच में, तो 1 साल का डिले चल रहा है। तो इसमें देखो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया। उसी के साथ बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, ये अवार्ड भी गया। सिनेमा के ऊपर लिखी हुई बेस्ट किताब, ये किसको गया? किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, ये किताब का नाम है, और इसको लिखा है अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी एंड पार्थिव धर, अनुज भट्टाचार्य जी एंड पार्थिव धर, AD। सो किशोर कुमार जी के ऊपर ये किताब है जिसको अवार्ड गया। और ये सारी मेन कैटेगरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऋषभ शेट्टी कन्नड़ा फिल्म कांतारा के लिए बेस्ट एक्टर इनको दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस 2 जनों को मिला है। एक है थिरुचित्राम्बलम, ये तमिल फिल्म है, इसके लिए नित्या मेनन को दिया गया। और दूसरा गुजराती फिल्म है कच्छ एक्सप्रेस, इसके लिए मानसी पारिक को दिया गया। मानसी पारिक इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी थी। और इसी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, ये नेशनल अवार्ड भी मिला है। और एक और अवार्ड भी मिला है, टोटल 3 अवार्ड मिले हैं इसको, ठीक है। चलो, सो अरिजीत सिंह जी को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर बॉम्बे जयश्री को मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म किसको गया? आट्टम, मलयालम फिल्म है आट्टम, इसको। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म गया है आईना को, जो अभी हमने देखा। ओके, अब देखो यहाँ पे नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं, उसमें जो कुछ प्रोमिनेंट अवार्ड्स हैं वो जो दिए जाते हैं। सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया जाता है, उसमें प्राइज मनी 15 लाख रुपए होती है। पहले 10 लाख थी, बढ़ा दी गई है। फिर स्वर्ण कमल और रजत कमल अवार्ड दिए जाते हैं। स्वर्ण कमल यानी गोल्डन लोटस, ये मूवीज को दिया जाता है जो मूवीज जीतती हैं, और उनको 3 लाख रुपीस दिए जाते हैं। बेस्ट फिल्म, डेब्यू फिल्म, फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, डायरेक्शन, चिल्ड्रन फिल्म, तो फिल्म्स के लिए दिया जाता है कौन सा? स्वर्ण कमल। रजत कमल या सिल्वर लोटस, जिसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं बाकी सारी कैटेगरीज के लिए, जैसे बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग सोशल नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज, एक तो ये जो कच्छ एक्सप्रेस को मिला इस बार। उसी के साथ एक्टिंग, जो भी कैटेगरीज हैं, सिंगिंग, म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, ये सब, ये वाला अवार्ड मिलता है इनको, रजत कमल वाला, सिल्वर लोटस, ठीक है। तो रजत कमल, स्वर्ण कमल और दादा साहब फाल्के, ये 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जाते हैं। क्लियर है जी? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो 25th क्वेश्चन पढ़ो। Which mobile application will feature the registered service providers under हमसफर पॉलिसी? तो नितिन गडकरी जी ने हाल ही में हमसफर पॉलिसी डिक्लेयर की, और आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमसफर पॉलिसी के तहत रजिस्टर होंगे, कि भाई ठीक है हम इसमें रजिस्टर हो रहे हैं, तो उनको कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी रजिस्टर किया जाएगा, उनको स्पेस मिलेगी उस मोबाइल एप्लीकेशन पे। क्या नाम है उसका? राजमार्ग यात्रा। सी इज द राइट आंसर। देखिएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी जी ने हमसफर पॉलिसी निकाली है। क्यों? जो लोग हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं ना, आप जैसे मेरे जैसे लोग जो हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं, उनको अच्छी फैसिलिटीज मिले हाईवेज पे। तो उसके लिए जो पेट्रोल पंप ओनर्स होते हैं, जो ऑलरेडी जिनके पेट्रोल पंप हैं, जो नया बनाना चाहते हैं, तो वो पेट्रोल पंप के साथ साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटी दें, कैफेटेरिया दें, फार्मेसी दें, बच्चों का क्रैच दें, पार्किंग दें, एक्सेट्रा। तो इसके लिए जोड़ा जा रहा है इन सर्विस प्रोवाइडर्स को हमसफर पॉलिसी के साथ में। और जो लोग इससे जुड़ेंगे उनको क्या बेनिफिट होगा कि भाई जो फीस या फीस वगैरह लगती है ना हाईवेज के ऊपर, एक तो वो माफ़ हो जाएगी, देन आपको स्टैंडी वगैरह लगाने के लिए अलग से जगह दी जाएगी, देन राजमार्ग यात्रा जो NHAI की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उस पर आपको स्पेस मिलेगी। तो अगर मैं हाईवे पे जा रही हूँ, मैं सर्च कर रही हूँ मेरे आसपास फैसिलिटीज़ कौन सी हैं, तो आपका नाम भी दिख जाएगा अगर मैं राजमार्ग यात्रा ऐप के ऊपर जा करके ढूंढ रही हूँ। क्लियर? Okay, which countries are participating in Malabar Exercise 2024? मालाबार एक्सरसाइज 2024 अभी चल रही है, तो इसमें कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्वाड कंट्रीज। कौन सी हैं क्वाड कंट्रीज? क्वाड देश कौन से हैं? 4, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US, ये 4 क्वाड कंट्रीज हैं और ये मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई 9 अक्टूबर को विशाखापट्टनम INS सतपुड़ा, इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा, ईस्टर्न नेवल कमांड में आता है ना, ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में।
और ये 8 से लेके 18 अक्टूबर तक ये मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज चलेगी। क्या नाम है इसका? मालाबार। अब आप ये मत बोलना मैम 8 से 18 है तो ये ओपनिंग सेरेमनी 9 को क्यों की गई? क्योंकि ये एक्सरसाइज के लिए लोगों का आना और उनका मैनेजमेंट करना 8 से ही चालू हो गया था। ओपनिंग सेरेमनी फॉर्मल 9 को की गई है। ये चारों देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 28th एडिशन है और चारों देशों की नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, हार्बर और सी फेज होगा। और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कैसे इस चारों देशों की नेवीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। क्योंकि क्वाड देश इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के दबदबे को कम करने के लिए ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, और साथ ही साथ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये जो सागर इनिशिएटिव है भारत का, उसकी लाइन पे भी ये काम करता है, ये मालाबार एक्सरसाइज। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज का डेवलपमेंट किस किस तरह से हुआ। 1992 में जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई तो बायलेटरल हुई थी, इंडिया और यूएस ही सिर्फ इसको पार्टिसिपेट करते थे। 2007 में जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और बे ऑफ बंगाल में फिर ये एक्सरसाइज की गई। पहले ना मालाबार कोस्ट में की जाती थी, इसलिए इसका नाम मालाबार एक्सरसाइज है। कर्नाटका और केरला वाली जो कोस्ट है ना, मालाबार कोस्ट। बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट हुई 2007 में। 2015 में जापान ने परमानेंटली ज्वाइन किया। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने परमानेंटली ज्वाइन किया। तो अब ये 4 देश मिलकर के इस एक्सरसाइज को करते हैं। एक बार इंडियन ओशन में होती है, एक बार पैसिफिक ओशन में होती है। 27th क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आंसर करेंगे। विच सिटी विल होस्ट वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज फ्रॉम November 12 to 17, 2024। वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप एक स्पोर्ट है, तो ये कौन सा सिटी है जो पहली बार होस्ट करेगा? भारत भी पहली बार ही होस्ट कर रहा है। कौन सी सिटी में होस्ट होगी? मुंबई के अंदर ये होस्ट की जाएगी। ये देखो पिकल बॉल, टेनिस, पिंग पोंग और बैडमिंटन का मिला जुला रूप होता है। इस तरह के रैकेट होते हैं, इस तरह की बॉल होती है। ठीक है, और टेनिस जितनी इसमें नेट लगी हुई होती है। सो इंडिया पहली बार होस्ट करेगा। ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन इसको होस्ट करवा रही है, यानी ऑर्गेनाइज करवा रही है। 6 से 7 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे। और इस गेम की शुरुआत किसने की थी भाई? जैन पैपी, बड़ा पापी है, 3 स्पोर्ट का मिक्सचर करके एक स्पोर्ट बनाया है ना पापी। चलो, देन हु बिकेम द यंगेस्ट क्लाइंबर टू स्केल 14 ऑफ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन्स ओवर 8000 मीटर्स। दुनिया भर में 8000 मीटर से ऊंची जो माउंटेन्स हैं, ऐसी कितनी है माउंटेन पीक्स? 14। तो इनको 14 8000ers कहा जाता है। और इन सभी 14 8000 मीटर से ऊंची माउंटेन पीक्स पे चढ़ाई कर लेना सक्सेसफुली ऐसा एक व्यक्ति ने किया है जो सबसे यंगेस्ट उम्र के व्यक्ति हैं, और वो है नेपाल के कौन से व्यक्ति? आंसर होगा नीमा रिंजी शेरपा। सो नीमा रिंजी शेरपा ने हाल ही में 14 वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंटेन पीक्स चढ़ ली हैं, और वो ये हैं सारी, ये सारी आपको 14 दी हुई हैं। ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू इट। एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, चोओयू, धौलागिरी, मानसलू, लंगा पर्वत, अन्नपूर्णा 1, गाशरब्रम 1, ब्रॉड पीक, गाशरब्रम 2 एंड शीशा पंगमा। ये कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है? जहाँ जहाँ आपको पाकिस्तान लिखा हुआ दिख रहा है ना, वो POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है। ठीक है, और कंचनजंगा में सिर्फ नेपाल लिखा हुआ है। कंचनजंगा इंडिया नेपाल दोनों में शेयर होती है ना, सिक्किम वाला हिस्सा। तो ये आप करेक्शन ध्यान रखिएगा दिमाग में, लड़िएगा मत बाद में मुझसे कि मैम आपने ये नहीं लिखा। मैंने नहीं बनाया वो ये बना हुआ था। चलिए, सो नेपाल के नीमा रिंजी शेरपा यंगेस्ट पर्सन बन गए टू क्लाइम ऑल द 18,000 मीटर हाईएस्ट पीक्स, 14 पीक्स। बस इतनी सी न्यूज़ है और कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ो। International Finance Corporation, that is IFC, has partnered with which Indian bank to provide $500 million loan aimed at developing blue finance market in India? यानी कि IFC, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, उसने कौन से बैंक के साथ में पार्टनर किया है और $500 मिलियन का इसको लोन दे रहा है? क्यों? ताकि ब्लू फाइनेंस मार्केट इंडिया में डेवलप हो सके। जो मरीन इकोसिस्टम है उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए IFC ये लोन दे रहा है। कौन से बैंक को दे रहा है जी? कौन सा वो बैंक है? एक्सिस बैंक है। कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक और IFC ने पार्टनर किया है, और
ये जो लोन है ये ब्लू फाइनेंस मार्केट को डेवलप करेगा। ब्लू फाइनेंस क्या होता है, ब्लू लोन क्या होता है, मरीन इकोसिस्टम, जो समुद्री इकोसिस्टम होता है, कोस्टल एरियाज को सही रखना है, मरीन इकोसिस्टम को सही रखना है, इसके लिए जो प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं ना, उनको फंडिंग देना मतलब ब्लू लोन प्रोवाइड करना या ब्लू फाइनेंस देना। ओके, और आईएफसी का पहला इस तरह का इन्वेस्टमेंट है ब्लू इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर। इनफैक्ट भारत का ही सबसे पहला ब्लू इन्वेस्टमेंट यही है जो ब्लू लोन किसी इंटरनेशनल फर्म से मिल रहा हो। 30th क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आंसर करेंगे। So in which Indian state are 38th national games scheduled to be held from January 28 to February 14, 2025? कौन सा हमारा राज्य है जहां पर 38th नेशनल गेम्स एंड विंटर गेम्स होस्ट किए जाएंगे, ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? इस बार कहाँ होंगे जी? उत्तराखंड के अंदर होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शिपयार्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सेकेंड सर्वे वेसल लार्ज शिप निर्देशक यार्ड 3026 फॉर इंडियन नेवी? आपको ना ये शिपयार्ड्स का नाम दे रखा है, शिपयार्ड्स जहाँ पे शिप्स वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक की जाती हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि निर्देशक नाम का जो ये सर्वे वेसल है, जो सर्वे करने के काम में आता है, लार्ज सर्वे वेसल है, निर्देशक यार्ड 3026, ये कौन से शिपयार्ड में बना है? क्या आंसर है? GRSE कोलकाता में है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। सो हाल ही में इंडियन नेवी ने कमीशन किया यानी सेवाओं में लेना शुरू किया न्यू डीप वाटर सर्वे वेसल जिसका नाम है निर्देशक यार्ड 3026। इसको बनाया GRSE कोलकाता ने, और ये दूसरा वेसल है। ऐसे 4 सर्वे वेसल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है GRSE कोलकाता को, ये दूसरा वेसल है। पहला वाला कौन सा था? INS संध्यक, और अब ये कौन सा है? निर्देशक। निर्देशक, ठीक है, हाँ ओके। चलो, रतन टाटा जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। रतन टाटा हु रिसेंटली पास्ड अवे रिसीव्ड पद्म विभूषण इन विच ईयर? रतन टाटा जी को पद्म भूषण भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था, और अभी जो महाराष्ट्र सरकार है वो डिमांड कर रही है कि भारत रत्न के लिए भी इनको कंसिडर किया जाए पॉस्थ्यूमसली यानी इनकी डेथ हो गई लेकिन अब दे दिया जाए। ठीक है, एनी विच वेज क्वेश्चन क्या है, पद्म विभूषण कौन से साल में इनको मिला था? आंसर क्या होगा? 2008, 2008 के अंदर मिला था। तो देखिए, रतन टाटा जी जिनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया, उनका जन्म 28 दिसंबर को 1937 में बॉम्बे में हुआ। उस समय बॉम्बे कहा जाता था। नवल और सोनू टाटा, कई जगह इनकी मदर का नाम आपको सोनी देखने को मिलेगा, कई जगह सोनू देखने को मिलेगा। ओके, देन ही स्टडीड आर्किटेक्चर फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। रतन टाटा जी ने ये पढ़ा और 1961 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन की पोजीशन इन्होंने संभाली और अभी चेयरमैन एमिरेटस थे। काफ़ी सारी मेजर टाटा कंपनीज के चेयरमैन रहे हैं, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील एट्सेट्रा। उसी के साथ साथ काफ़ी इंटरनेशनल एक्विजिशंस इनके टाइम में टाटाज ने किए, यानी दूसरी कंपनीज को अक्वायर किया और ग्लोबली भी फेमस हुए, जैसे टोयोटा, कोरस, जैगुआर, लैंड रोवर। 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका इंट्रोड्यूस की। पहली भारत में डिज़ाइन की गई पैसेंजर ऑटोमोबाइल थी टाटा इंडिका। टाटा नैनो भी लॉन्च की गई थी, है ना, और इसको पता है क्या कहा जाता था? लख टकिया कार, लाख रुपए भर में आ जाती थी। 2009 के अंदर ये लॉन्च की गई थी, 2 व्हीलर्स वाले लोग कार का आनंद ले सके उनके लिए। तो ये कुछ इनकी लाइफ के हाइलाइट्स थे। अवार्ड्स की बात करें तो 2000 में पद्म भूषण, 2006 में महाराष्ट्र भूषण भी महाराष्ट्र सरकार ने दिया, 2008 में पद्म विभूषण, 2008 में ही गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने ऑनररी सिटीजन अवार्ड दिया था, एंड देन 2014 में ऑनररी नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, हाईएस्ट अवार्ड होता है, क्वीन एलिजाबेथ II ने इनको दिया। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने कमांडर ऑफ द लेजॉन ऑफ ऑनर दिया, गवर्नमेंट ऑफ असम ने असम वैभव दिया, चार्ल्स किंग III ने ऑनररी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड दिया, और महाराष्ट्र सरकार ने ही उद्योग रत्न, पहला उद्योग रत्न जो महाराष्ट्र सरकार ने दिया वो रतन टाटा जी को ही दिया 2023 के अंदर। ये इनकी करियर के कुछ अवार्ड्स हैं। हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ अचीवमेंट्स एंड एक्कलेट्स, राइट। Then 33rd question is, which medal did Indian women's table tennis team win at Asian Table Tennis Championship held in Astana, Kazakhstan? अस्ताना कजाकिस्तान में जो टेबल टेनिस
जो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई उसमें विमेन टीम ने कौन सा मेडल हासिल किया? पहली बार, अभी तक की हिस्ट्री में पहली बार, 1972 में ये स्टार्ट हुई थी चैंपियनशिप, पहली बार विमेन टीम हमारी कोई मेडल लेके आई है, ब्रॉन्ज मेडल लाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसी के साथ जो मेंस टीम है हमारी वो भी ब्रॉन्ज लाई है, पर ये तीसरी बार लाए हैं, इससे पहले भी ब्रॉन्ज ला चुके हैं, ये थर्ड टाइम है, लेकिन विमेन टीम हमारी एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पहली बार मेडल लाई है, ब्रॉन्ज। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी, which country has the highest number of oral cancer cases caused by smokeless tobacco and areca nut? यानी कि जो तंबाकू होते हैं ना, जो स्मोक नहीं किए जाते, चबाए जाते हैं, तंबाकू, खैनी, गुटखा और जो सुपारी वगैरह खाई जाती है, उनसे होने वाले जो ओरल कैंसर है, माउथ के कैंसर होते हैं, तो लैंसेट स्टडी के हिसाब से ये कैंसर सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री में होते हैं? भारत, हमारा प्यारा, इस चीज़ के लिए तो नॉट सो प्यारा भारत, राइट। सो इंडिया ने टॉप किया है ओरल कैंसर केसेस में, स्मोकलेस टोबैको और एरिका नट से पूरे साउथ एशिया के अंदर हमने टॉप किया है, और साउथ एशिया पूरे एशिया में टॉप कर रहा है। साउथ एशिया के बाद साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया आता है, तो पूरे एशिया में भारत में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर केसेस हैं स्मोकलेस टोबैको से। IBSAMAR ये जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसमें कौन से 3 देशों की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं? ओके, तो बताइएगा। IB समर 8th एडिशन था, अब इसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये 3 देश आते हैं। ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा। सो A विल बी द राइट आंसर। सो INS तलवार जो है हमारी फ्रंट लाइन स्टेल्थ फ्रिगेट, यानी कि देखो जो वॉरशिप्स होती हैं ना, वो डिस्ट्रॉयर क्लास भी होती हैं, फ्रिगेट क्लास भी होती हैं। डिस्ट्रॉयर क्लास बड़ी बड़ी होती है, फ्रिगेट क्लास थोड़ी छोटी होती हैं। तो ये जो हमारी INS तलवार है, ये फ्रंट लाइन फ्रिगेट है, और वेस्टर्न जो हमारी साइड ऑफ नेवी है ना, वहाँ वेस्टर्न फ्लीट हमारी इंडियन नेवी की, वहाँ पे ये तैनात रहती है, इसका हिस्सा है। तो ये भी पहुंची साउथ अफ्रीका पार्टिसिपेट करने IB समर 8 के अंदर, और इसका 8th एडिशन है जो चल रहा है अभी, 6 to 18 अक्टूबर चलेगा, साउथ अफ्रीका नेवी, इंडियन और ब्राज़ीलियन नेवी के बीच में। ठीक है जी। INS तलवार को सेवाओं में कब लाया गया था? 2003 के अंदर लाया गया था। हमारी जो वेस्टर्न फ्लीट है वो हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट न्यूज है, द रियो नेग्रो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? रियो नेग्रो या नेग्रो रिवर अभी हाल ही में न्यूज में रही। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी बड़ी रिवर की मुख्य सहायक नदी या मेजर ट्रिब्यूटरी है ये? कौन सी रिवर की है? अमेज़न रिवर की है। अमेज़न रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है रियो नेग्रो। यहाँ देखो अमेज़न रिवर, साउथ अमेरिका दिख रहा है, इस एरिया के अंदर ये रही आपकी अमेज़न, ठीक है, ये अमेज़न नदी जा रही है, और इसमें ये रही नेग्रो, दिस नेग्रो रिवर ये सोलिमोस से मिलती है और अमेज़न की तरह आगे बहती है। अब न्यूज़ क्या है कि अभी तक ये जितना पानी लेके जाती थी ना, इसका ड्रेनेज बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन 122 ईयर्स में लोवेस्ट लेवल पे बह रही है ये नदी, यानी बहुत सूख गई है। सो नेग्रो रिवर जो कि मेन ट्रिब्यूटरी है अमेज़न की, लोवेस्ट लेवल पे आ चुकी है, 122 ईयर्स में सबसे लोवेस्ट लेवल पे बह रही है ये, ईस्टर्न कोलंबिया वाले हिस्से में ये बहती है। ये सोलिमोस को ज्वाइन करके अमेज़न बनाती है, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील से पास होती है। रियो निग्रो का मतलब, निग्रो डार्क कलर के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस नदी का पानी डार्क कलर का है, लेकिन ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर्स है वर्ल्ड के अंदर, और डार्क कलर या ब्लैक वाटर वाली सबसे बड़ी रिवर है, लार्जेस्ट ब्लैक वाटर रिवर इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए, डार्क कलर क्यों है? क्योंकि कुछ पिगमेंट्स इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिस तरह के एरिया से ये गुजरती है, वहाँ के जो वाटर प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से कुछ इसमें सम पिगमेंट्स गेट मिक्स, उसकी वजह से पानी का कलर डार्क हो जाता है। 37th क्वेश्चन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू WWF's लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024, WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के हिसाब से व्हाट परसेंटेज डिक्लाइन हैज बीन ऑब्जर्व्ड? कितना परसेंटेज गिरावट ऑब्जर्व की गई है इन द एवरेज साइज ऑफ मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन फ्रॉम 70 to 2020? 1970 से 1970 से 2020 तक जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस को ऑब्जर्व किया गया, मॉनिटर किया गया, उनमें कितना परसेंटेज डिक्लाइन देखा गया है? यानी कि बायोडाइवर्सिटी इन पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ की जिनको ऑब्जर्व किया गया, उनकी नंबर में कितनी गिरावट आई है?
आंसर क्या होगा? 73%। ओके, 73% ये कम हो गए हैं वाइल्ड लाइफ, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ नंबर, यानी कि जो वन्य जीव हैं वो उनके नंबर में गिरावट आ रही है। और कितनी? 73% डिक्लाइन आ चुका है 1970 से लेकर के 2020 तक। और ये वर्ल्ड वाइल्ड फंड के नेचर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट है बाइनियली लाई जाती है, यानी हर 2 साल में एक बार लाई जाती है। और सबसे शार्पेस्ट डिक्लाइन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की वाइल्ड लाइफ या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में देखा गया। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कितना? 85%। फिर टेरेस्ट्रियल यानी लैंड इकोसिस्टम, और फिर मरीन इकोसिस्टम में। What micronutrients are prescribed by FSSAI for inclusion in fortified rice kernels? सो फोर्टिफाइड राइस के जो दाने कर्नल्स होते हैं, चावल के दाने में कर्नल जो होता है उसके अंदर फोर्टिफाइड, उसको फोर्टिफाई करने के लिए FSSAI के हिसाब से कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड किए जाने चाहिए, तब नॉर्मल चावल फोर्टिफाइड चावल कहलाएगा। क्या ऐड किया जाना चाहिए? आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 ऐड किया जाना चाहिए। तो अब ये क्यों पूछा मैंने? क्योंकि हाल ही में न्यूज़ आई कि सरकार ने अप्रूव किया है कि जो फोर्टिफाइड राइस सप्लाई दिया जाता है ना, जैसे हमारी राशन शॉप्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे चावल के अंदर फोर्टिफाइड राइस मिक्स करके दिया जाता है, तो वो कंटिन्यू रखा जाए, आगे भी 2028 तक कंटिन्यू रखा जाए। अब बहुत सारी स्कीम्स है ना सरकार की, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत चावल दिया जाता है, राशन दिया जाता है, तो उसमें फोर्टिफाइड राइस भी दिया जाता है। नाउ व्हाट इज दिस फोर्टिफाइड राइस? फोर्टिफाइड राइस मतलब एक प्रोसेस जिससे कि चावल के दाने में जो कर्नल वाला हिस्सा है उसके अंदर हम ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालें, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, और 1:100 के रेशियो में मिक्स करें। यानी हर 100 किलो नॉर्मल चावल में 1 किलो ये फोर्टिफाइड चावल मिक्स होना चाहिए। ये क्यों डाला जा रहा है? ताकि जो अनीमिया की कमी है बॉडी के अंदर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो इस चावल से पूरी की जा सके या इम्प्रूव की जा सके। ठीक है, समझ में आ गया? इन साउथ इंडिया आयुध पूजा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 9th डे ऑफ विच फेस्टिवल? तो एक सेंटेंस हमको तो पहले मिल गया कि जो आयुध पूजा है, आयुध पूजा कहाँ होती है? साउथ इंडिया के अंदर की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? आयुध पूजा के अंदर जो हमारे जितने भी वेपन्स हैं, वेपन्स जैसे घर में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें, ऑफिस में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें, कलम, कॉपी, किताबें, ये सब हमारे वेपन्स हैं ना, हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का तरीका है, तो उनकी पूजा की जाती है, राइट। तो ये आयुध पूजा खास तौर पे साउथ इंडिया में होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से त्यौहार के 9th डे पे इसको करते हैं? आंसर क्या होगा? नवरात्रि। अब कौन सी नवरात्रि? एक चैत्र नवरात्रि आती है, अश्विन नवरात्रि आती है। सो अभी जो खत्म हुई है अश्विन नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि की नवमी को महानवमी कहा जाता है, क्योंकि दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था, राइट। और उसके लिए देवी देवताओं ने बहुत सारे औजार नहीं बोलेंगे, वेपन्स दिए थे, है ना, शस्त्र दिए थे। तो उन्हीं शस्त्रों को नमन करते हुए, उन्हीं को पूजते हुए ये आयुध पूजा की जाती है। कहाँ की जाती है? साउथ इंडिया में की जाती है अश्विन नवरात्रि को, ठीक है, शस्त्र पूजा। सो जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट है हमारे घरों में, ऑफिसेज में, उनको पूजा जाता है 9वें दिन, ठीक। This is your 40th question. What is the location of Bihar's second tiger reserve that has received in principle approval from central government? बिहार के अंदर अभी तक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हुआ करता था, ठीक है। अब उसके अंदर टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है, तो जो राज्य सरकार है उन्होंने केंद्र सरकार को कहा था कि भाई हमें एक और टाइगर रिजर्व दे दीजिए, और वो कहाँ दीजिए। और केंद्र सरकार ने इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि हाँ जी ठीक है, दिया जा सकता है। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है ये टाइगर रिजर्व। कब डिक्लेयर होगा? जब NTCA का अप्रूवल मिल जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, विज्ञप्ति निकाल देगी कि हाँ जी हमने बना दिया इसको टाइगर रिजर्व। फाइनल अल्टीमेट पावर किसके पास होती है टाइगर रिजर्व घोषित करने की? स्टेट के पास होती है, लेकिन सेंटर से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है, सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिल गई है। तो कहाँ डेवलप होगा ये दूसरा टाइगर रिजर्व? कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है उसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करने के लिए बिहार सरकार ने अर्जी लगाई थी, ठीक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभी अकेला था, इसकी कैपेसिटी थी 45 टाइगर्स की, इसमें 54 टाइगर्स हो चुके हैं। तो ओवर पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, वरना ये आपस में लड़ेंगे टेरिटरी के लिए और मरेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है आज का सेशन खत्म। और
ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप देंगे। और आज मैंने आपको कोई प्रमोशन कुछ बताया ही नहीं डिस्काउंट चल रहा है, प्लीज़ डू चेकआउट ऑन परचम ऐप। आपको 60% ऑन MRP दशहरा फेस्टिव ऑफर चल रहा है, कुछ भी बाय करना है तो आज कर लीजिएगा। दिन में 12 बजे तक ये डिस्काउंट होगा और ये हैवी डिस्काउंट अब सीधे दिवाली पे मिलेगा, इससे पहले और कोई बड़ा डिस्काउंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर कोर्स खरीदना हो, आपको PYQ ई बुक खरीदनी हो, आपको SSC का या वनडे का कोई कोर्स खरीदना हो, इंग्लिश कोर्स लेना हो, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मेरा स्टैटिक GK का एनीथिंग, इट इज़ अ गुड टाइम। CA सब्सक्रिप्शन लेना हो, PDF बैंक लेना हो, परचम ऐप चेकआउट कर लीजिए, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से दीजिएगा। और अब हम कब मिलेंगे? कल सुबह 10 बजे डेली CA सेशन के अंदर, ठीक है। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।